नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था हिंदी का सामान्य परिचय और अब बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। आज हमको स्टार्टिंग करनी है हिंदी व्याकरण की। समय न गवाते हुए सीधा बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। सबसे पहले मैं पढ़ाने की शुरुआत करने से पहले बोलना चाहूंगा कि मैंने आपको बोला है बस मेरे को 4 दिन दीजिएगा। कितने दिन दीजिएगा? 4 दिन में सारा सिस्टम इस तरह से ढल जाएगा, इस तरह से चलने लगेगा कि हाँ, जैसे अभी जो हम स्टार्टिंग है तो मैं सोचा हूँ कि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो साथ के साथ उसका पीडीएफ भी साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं अपनी आज हिंदी की। तो हिंदी व्याकरण हमें स्टार्ट करनी है, हिंदी व्याकरण को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हिंदी जो शब्द है, सबसे पहले हिंदी आपको मालूम होगा ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। अब चाहे हिंदी बोले, हिंदू बोले, हिंदुस्तान बोले, ये सब शब्द हैं फारसी भाषा के। और हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जो नारा दिया था वो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। ठीक है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और फारसी भाषा जहां भी लिखी जाती है आप देखना कि अरबी फारसी, क्योंकि इन दोनों भाषाओं की जो लिपि होती है वो अरबी लिपि होती है और इनके जो वर्ण लिखे जाते हैं वो मिलते जुलते हुए होते हैं। ठीक है, तो अधिकतम जहां अरबी भाषा लिखी मिलेगी तो अरबी और फारसी लिखा मिलता है। ठीक है, तो अरबी फारसी समझ में आया? किस लिपि से में लिखी जाती हैं? अरबी लिपि में लिखी जाती हैं। और हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। बात करते हैं हम व्याकरण की। किसकी बात करते हैं? व्याकरण की। तो व्याकरण में सबसे पहले हमें पढ़नी पड़ेगी वर्णमाला। क्या पढ़नी पड़ेगी? वर्णमाला। ठीक है, और हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वर्ण, वर्ण के बाद शब्द और शब्द के बाद वाक्य, यानी कि 3 टॉपिक होते हैं, वर्ण विचार, फिर शब्द विचार और फिर वाक्य विचार। तो इनको हम देखते हैं। ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। और दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। ठीक है, 1 मिनट सुनिएगा, बीच में मैं रोकना चाह रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो मैं आपको स्वर कंप्लीट कराने जा रहा हूं और जब मैं आपको वर्णमाला, एक टॉपिक हिंदी का वर्णमाला कंप्लीट करा दूंगा तो उसके बाद आप दुनिया की कोई भी पुस्तक उठा लेना जिससे भी आप हिंदी पढ़ते हो। हमारे यहाँ पे जो भी पुस्तक चल रही है, चाहे वो पृथ्वीनाथ पांडे की हो, आदित्य पब्लिकेशन की हो या अन्य कोई बुक उठा लेना और उससे प्रैक्टिस करके देखना कि वर्णमाला से हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वर को कंप्लीट करते हैं और ये मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप वर्णमाला कंप्लीट करोगे तो अगर 100 क्वेश्चन दिए होंगे तो 95 प्लस में आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। ठीक है, तो स्वर जो होते हैं हिंदी में, कल मैं आपको बताया था कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि देखो, 1 मिनट सुनना, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, पहले उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, बाद में हम स्वर कंप्लीट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है तो आपका जवाब होगा मौखिक इकाई। क्या बताओगे आप? मौखिक इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। अगर आपसे कोई पूछे, नोट डाउन करते रहिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपका जवाब जाएगा वर्ण। क्या जवाब जाएगा? वर्ण। अगर आपसे कोई कहेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ऑब्लिक अंग होता है तो आप इसमें जवाब देंगे वर्ण। क्या देंगे? वर्ण। देखिएगा कंडीशन, मौखिक इकाई क्या होती है? सबसे छोटी ध्वनि। लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग क्या होता है? वो होता है वर्ण। अगर मैं कहूं कि भाषा का सबसे छोटा अर्थ, यानी कि लिखित भाषा का सबसे छोटा अर्थ, लिखित भाषा का सबसे छोटा अर्थ, तो वो जाएगा, क्या जाएगा? शब्द। क्या जाएगा? शब्द। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? तो आपका जवाब होगा ध्वनि। भाषा की लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी इकाई अंग, उसको मौखिक या लिखित ना जोड़े, ना तो मौखिक जोड़े ना लिखित जोड़े, तो हम जवाब देंगे वर्ण। अगर आपसे कहे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। ये देख लेना, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। अब एक शब्द आता है कि भावार्थ, आपने सुना होगा भावार्थ शब्द से शायद आप सब लोग परिचित होंगे। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, छोटी इकाई, वो होती है आपकी वाक्य। क्या होती है? वाक्य। अब थोड़ा समझिएगा इस चीज को, मैं आपको समझाना चाहूंगा इसमें कि देखिए, भावार्थ के आधार भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वाक्य। जैसे कि हम छोटी कक्षाओं में पढ़े थे, हमने देखा था कि कहीं पे पंक्ति देता था, जिसे हमको पंक्ति दी कि वह तोड़ती पत्थर देखा इसको इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर देखा इसको इलाहाबाद के पथ पर। ये पंक्ति किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। यदि इसको हमें वर्णन करना हो, उसका भावार्थ समझाना हो, जब हम उसका वर्णन करते थे पंक्ति, जैसे कोई पंक्ति आती थी कि सखी वो मुझसे कह के जाती, मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है पंक्ति, तो उसका भावार्थ जब हम समझाते थे तो उसे बोलते हैं भावार्थ। तो भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वाक्य। क्या होती है? भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वाक्य। अब यहीं पे अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? भाषा का सबसे बड़ा अंग, मैं थोड़ा कम लिख रहा हूं बोर्ड पे, ध्यान रखना, लेकिन आप लोग साथ के साथ नोट डाउन करते रहना कि अर्थ के आधार भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो उसका भी उत्तर होता है वाक्य। अक्सर ये जब अच्छी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा, मौखिक इकाई की सबसे छोटी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लिखित का वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई हो या अंग हो, वो कौन सा होता है? वर्ण होता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। और अगर मैं बोलूं भावार्थ के आधार पर क्या जाएगा? वाक्य। और यदि बोलूं भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वह अंग होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। चलो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं स्वर की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं? स्वर की ओर। जैसे मैं कल आपको बताया था, मैंने आपको समझाया था कि जो हमारे हिंदी में स्वर हैं, तो वो स्वर होते हैं ये। आप सबको बिल्कुल याद होने चाहिए, जिससे कि आप बगैर देखे हिंदी के 52 वर्ण आप लिख सको। उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होने से आप चीजों को पहचान पाओगे कि क्या स्वर है, क्या व्यंजन है, क्या संयुक्त व्यंजन है, क्या ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। इन चीजों को आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं हिंदी के 11 स्वर, और इसके बाद जो ये 2 स्वर में बाद में लिखा हूं, इनका अध्ययन हम बाद में करेंगे, अभी करेंगे। सबसे पहले 11 स्वर का अध्ययन कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं? तो सब लोग जानते हैं, किताबी भाषा में लिखा हुआ कि जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, स्वर वो है जिसका उच्चारण करते वक्त जो हमारे मुख से वायु निकलती है, वो कहीं भी घर्षण ना करे। समझ मेरी बात को? तो जैसे मैं बोलता हूं, अभी हिंदी में जो स्वर हैं, स्वर में सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछे स्वर के प्रकार, तो नंबर 1 हम लोग देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि हर्ष स्वर, क्या पूछे? हर्ष स्वर, या आपसे पूछ ले मूल स्वर, या आपसे पूछ ले एक मात्रिक स्वर, या आपसे पूछे लघु स्वर, या आपसे पूछे छोटा स्वर, तो ये ध्यान रखिएगा, इन सब का एक ही आंसर होगा, वो होगा ये 4 स्वर होंगे। इस सब का आंसर होंगे ये 4 स्वर, ए, ई, उ और री।
ठीक है ना, ये चारों होंगे इनका आंसर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, चाहे हमसे ह्रस्व स्वर पूछे, मूल स्वर पूछे, एकमात्रिक स्वर पूछे, लघु स्वर पूछे, या फिर हमसे छोटा स्वर पूछे, इन सब का आंसर होगा चार। ये चारों स्वर होंगे, इसका आंसर ए, ई, उ और री। अब बात करते हैं नंबर 2, दीर्घ स्वर। किसकी बात करते हैं हम? दीर्घ स्वर की। चाहे हम दीर्घ स्वर बोले, या हम बोल सकते हैं द्विमात्रिक स्वर बोले, या हम लोग गुरु स्वर बोले, या फिर हम लोग क्या बोले, संधि स्वर बोले, या हम लोग बोले सजातीय स्वर। क्या बोले? सजातीय स्वर। तो वो होते हैं, देखिएगा, वो होते हैं ये सात। सबसे पहले आ, फिर इसके बाद बड़ाई, फिर होता है बड़ाऊ, फिर ये चारों बाद वाले स्वर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा अभी जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। देखिए, अभी पढ़ हम स्वर रहे हैं, लेकिन चीजें एक दूसरे से जुड़ती हैं और हमेशा चीजों को जोड़ के पढ़ना चाहिए। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो एक बार पढ़ना ही पर्याप्त है। ठीक है ना? तो देखो कैसे जोड़ते हैं चीजों को। अगर आपसे कोई कहे, हम पढ़ क्या रहे हैं, हिंदी वर्णमाला में हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर, लेकिन अगर आपसे कोई कहे ह्रस्व स्वर, ये क्या है? ह्रस्व स्वर। अगर कहीं कहे कि ह्रस्व का विलोम शब्द क्या होता है, तो ह्रस्व का विलोम शब्द होता है दीर्घ। एक क्या होता है ह्रस्व का? दीर्घ। अगर मैं कहूं लघु, लघु का जो विलोम होता है वो होता है गुरु। क्या होता है? गुरु। छोटे का क्या होता है? बड़ा। और इस तरीके से हमारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और हमेशा किसी भाषा को समझने के लिए, कोई विषय हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है चीजों को जोड़ना, चीजों को जोड़ना। तो जो हमारे होते हैं, जब हम छंद पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला में, क्या पढ़ते हैं हम? छंद। और छंद में जो खेल है केवल केवल मात्राओं का है। जिसे मात्रा की सही से नॉलेज है, जो वर्ण विच्छेदन ठीक से करना जानता है, वो हमेशा छंद को सही करेगा। क्योंकि जो ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, एकमात्रिक स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर होते हैं, इनका चिन्ह होता है ये। ठीक है? और जहां पे दीर्घ स्वर होते हैं, दो मात्राएं होती हैं, गुरु बोलते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह होता है ये। तो इसके आधार में मात्राएं काउंट की जाती हैं, और मात्राएं काउंट करके तब जाके जो हमारी क्या होता है, तब जाके हमें पता चलता है कि ये दोहा है, सोरठा है, जो भी है वो चीजें। छंद जब जाके हमें, हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है छंद, वो तभी क्लियर होता है जब हमें चीजें क्लियर होती है। तो ठीक से समझिएगा। ठीक है, अभी हमने समझा कि दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, गुरु स्वर, ये सारे के सारे स्वर जो सात स्वर हैं, इन सब के नाम आप ठीक से देख लेना। कोई परीक्षा दे रहे हो, इनसे अलग निकल के कोई और नाम आपके सामने नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम आगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बाद के जो चार स्वर हैं, इनको देखिएगा। ये बाद के जो चार स्वर हैं, बाद के जो चार स्वर हैं, इनको नाम दे दिया जाता है। एक तो नाम होता है इनका विजातीय स्वर। क्या होता है? विजातीय स्वर। दूसरा नाम होता है इनका संधि स्वर। क्या नाम होता है? संधि स्वर। ठीक है, क्या नाम होता है इनका? विजातीय स्वर, या इनको हम क्या बोलते हैं? संधि स्वर। या तीसरा नाम है इनका संयुक्त स्वर। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? संयुक्त स्वर। अब ये संयुक्त स्वर कैसे हैं, इस चीज को हम जानेंगे। ठीक है ना? इस चीज को हम जानेंगे कि संयुक्त स्वर कैसे हैं। जैसे मैं एक ही बात करूं, किसकी बात करूं? एक ही, तो ये किससे बनता है? ए प्लस ई। इससे क्या बनता है? ए। अगर मैं ए की बात करूं तो ये किससे बनता है? ए प्लस ए। इन चीजों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना भैया। ठीक है, अगर मैं ओ की बात करूं, किसकी बात करूं? ओ की, तो ये किससे बनेगा? ए प्लस उ। ठीक, और यदि मैं बात करता हूं किसकी? औ की, तो ये किससे बनेगा? ये बनेगा ए प्लस ओ। ठीक है, तो ये देखो यहां पे जो हमें देखना है कि सारे के सारे स्वर जो हैं, वो देखो अलग अलग स्वर के मेल से बने हैं। यानी कि जैसे मैं आ की बात करूं तो आ किससे बनता है? आ बनता है ए प्लस ऐसे, यानी कि एक ही परिवार के दोनों सदस्य मिलते हैं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे सभी में अलग अलग परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कैसे स्वर हैं? बात के चारों विजातीय स्वर हैं। कैसे स्वर हैं? विजातीय स्वर हैं। ध्यान दीजिएगा, सजातीय का विलोम क्या होता है? विजातीय। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि देखो अब जो बात करते हैं, एक शब्द
आप सुनेंगे प्लुप्त स्वर। क्या सुनेंगे? प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर के विषय में केवल हमें इतना जानना है कि प्लुप्त स्वर जब हम किसी चीज का मतलब किसी को आवाज लगाते हैं जोर से या ओम को उच्चारण करते हैं, जहां से दो से ज्यादा स्वर एक साथ जुड़ जाएं, वह होता है प्लुप्त स्वर। अक्सर आपने देखा होगा कहीं पे भी अगर किसी शब्द के बाद में ये चीज लिख के डॉट 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 लिखा आ रहा है तो वहां पे कौन सा स्वर है? प्लुप्त स्वर है। संस्कृत में इनकी संख्या होती है 9 और हिंदी में प्लुप्त स्वर की संख्या होती है 8। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो जल्द ही आपके सामने आएगी। ठीक है, धन्यवाद।